नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब और भारत की बात आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि भारत की बात आपके साथ में हम बात करते हैं बात करते हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता की। और आज भारत की बात आपके साथ में हम बात करेंगे कि क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। चूंकि हम सभी जानते हैं पिछले 1.5 महीना से ज्यादा का समय हो गया है भारत लॉकडाउन में। हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी से इस वक्त पूरी दुनिया चपेट में है। कोरोना ने कोहराम मचा रखा है और इसी पे हम बात करेंगे कोरोना के बाद की जो भारत है वो कैसा होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अमेरिका से इस वक्त यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से हिमांशु श्रीवास्तव जी हैं। हमारे साथ ब्राजील से दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले अमिताभ रंजन जी और दूसरे दीपक कुमार भाकर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर पब्लिक लाइव में। धन्यवाद। नमस्कार। और इससे पहले कि मैं जो हमारा मुद्दा है हम डिबेट का शुरुआत करें उससे पहले हमारा एक सवाल है आप सभी से, क्या आप सभी सुरक्षित हैं इस कोरोना काल में? सभी सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं डिबेट का शुरुआत यज्ञदत्त शर्मा जी आपसे करूंगा। क्या इस वक्त, चूंकि आप जिस कंट्री से इस वक्त मौजूद है वहां की हालात सबसे ज्यादा खराब है, तकरीबन 13 लाख से ऊपर इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है वहां पे, और लगभग 80,000 के आसपास आंकड़े छूने वाले हैं कोरोना से जो मरने वाले के जो आंकड़े हैं वो। तो इस वक्त वहां की स्थिति क्या है? उससे पहले कि मैं अर्थव्यवस्था पे सवाल पूछे, इस वक्त वहां की स्थिति क्या है? तो रजनीश जी, यह आपके आंकड़े बिल्कुल सही हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अगर विश्व में देखा जाए तो अमेरिका सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज में से है, और अमेरिका में इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड न्यूयॉर्क सिटी है, जो कि जहाँ पे 50% जो भी आंकड़े आए हैं वो न्यूयॉर्क सिटी से आए हैं। बट अब जो लग रहा है कि अब स्थिति थोड़ा काबू में आ रही है यहाँ पे। और ये देखा जाए कि यहाँ पे लॉकडाउन कभी भी इतना स्ट्रिक्ट था ही नहीं। अगर हम आज भी बाहर जाते हैं तो कोई नहीं रोकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सो जितनी भी जो एडवाइसेस थी वो रिकमेंडेशंस थी गवर्नमेंट की कि आप ये प्रोसीजर्स फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लेकिन कोई भी इन्फोर्स्ड लॉज नहीं लगाए गए थे। तो अब जहां तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी कब गवर्नमेंट ने आदेश कर दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो एनालाइज करें और धीरे धीरे ओपन मार्केट ओपन करने की तरफ बढ़े। तो इस तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं और कुछ स्टेट्स ने ओपन करना शुरू भी कर दिया है उनके मार्केट्स। तो धीरे धीरे अभी लग रहा है कि माहौल ठीक हो रहा है। बट शर्मा जी, मैं आपसे अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछूंगा। मैं इससे पहले ब्राजील आपको लेकर चलता हूं, जहां पे हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं, दीपक कुमार भाकर जी और अमिताभ रंजन जी। मुझे दोनों से संयुक्त सवाल पूछना हो सर। इस वक्त चूंकि हम भी जानते हैं ब्राजील का स्थिति वहां भी तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर है ये आंकड़े पॉजिटिव, और तकरीबन 10,500 के आसपास कोरोना से मौत हुई है। अभी का स्थिति वहां पे क्या है जी? अमिताभ जी। रंजीत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है एकदम। अभी आज का करंट सिचुएशन यही है, 156,000 अभी तक इन्फेक्टेड हैं लोग, और रोज करीब 10,000 लोग नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ भी वैसे जैसे अभी उन्होंने बताया, यूएस से बताया, यहाँ भी ऐसा फिलहाल कुछ टाइम पहले तक लॉकडाउन कहने को सिचुएशन तो थी वही सेम। शॉपिंग मॉल वगैरह सारे बंद हैं, दुकानें, बिजनेस यहाँ सारा बंद हो रखा है, करीब करीब 1 महीने से ऊपर हो गया। सिर्फ गैस स्टेशन, सुपरमार्केट्स, फार्मेसीज वगैरह ये खुले हैं, जो मतलब जो कंपल्सरी सर्विसेज जिनको अपने कह सकते हैं वो खुले हुए हैं। sao paulo हमारा यहाँ का अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, मतलब पूरी ब्राजील में हमारे 27 स्टेट्स हैं, उसमें sao paulo सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। यहाँ अभी कल तक का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 4,000 लोग ऑलरेडी यहाँ पे डेथ हो चुकी थी अनफॉर्चुनेटली। तो सिचुएशन यहाँ अभी भी बहुत खराब है। चूंकि अमिताभ रंजन जी और दीपक कुमार भाकर जी आप दोनों ब्राजील के अलग अलग शहर से हैं, तो मैं तमाम दर्शकों को बताएं कि आप दोनों जिस शहर से हैं वहां की स्थिति क्या है। दीपक जी, आप जिस शहर में हैं वहां की स्थिति इस वक्त क्या है?
Actually, I live in Curitiba, that is South Brazil. And if I compare Brazil to India, India is a very populated country, like 1.35 billion people, and Brazil 2010 million people. And cases of India, affected cases of India, 46,300 something. In Brazil, that is a 1,800,000 something. Oh, the death cases in India, I think, less than Brazil yet. दीपक According to दीपक जी, मैं माफी के साथ थोड़ा सा रोकूंगा। अगर population. हिंदी में बात करेंगे तो बेहतर होगा, हमारे जो तमाम जो हिंदी ऑडियंस है वो ज्यादा समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में बात मैं करें। ब्राजील को कंपेयर करता हूँ इंडिया से, तो ब्राजील का जो पॉपुलेशन है वो है 210 मिलियंस के करीब, और जो इंडिया का है 1.35 बिलियन का है। और जो इंडिया का जो केसेस है वो अभी आई थिंक पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, ब्राजील का बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जो लॉकडाउन है, ब्राजील में जो लॉकडाउन है, पीपल डोंट रिस्पेक्ट द लॉकडाउन, पीपल आर वर्किंग कंटिन्यूली। और मैं ये समझता हूँ कि जब अगर लॉकडाउन हुआ है तो उसको गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, ताकि हम इस जो कोरोना वायरस को हम जो है मतलब कि कंट्रोल कर सकें। तो अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ कुर्चिबा में, वहां पे इतना मतलब कि ज्यादा एरिया इफेक्टेड नहीं है, बहुत ही कम केसेस हैं, लेकिन बहुत कम केसेस। लेकिन डे बाय डे नए केसेस भी आ रहे हैं, अभी डेथ केसेस भी बहुत आ रहे हैं, और जो इफेक्टेड केसेस वो भी बहुत आ रहे हैं। जैसे कि अमिताभ जी ने बताया, संपावलो का जो एरिया है वो कुर्चिबा से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन के हिसाब से केसेस जो है वहां पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन कुर्चिबा में अभी स्थिति बहुत कंट्रोल में है, नॉर्मल में है। जी बहुत बढ़िया। मैं अब सीधे हिमांशु श्रीवास्तव के पास चलता हूं, क्योंकि वो हिंदुस्तान, भारत, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमारा सवाल है इस वक्त। हिमांशु जी, चूंकि भारत के आंकड़े किसी से छुपा नहीं हुए, हर दिन लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे मरीजों की संख्या की बात कर लें या फिर मौत के आंकड़े की बात कर लें। इस वक्त की जो स्थिति है भारत के अंदर, 60,000 से ऊपर जो मरीजों की संख्या और तकरीबन 2100 से ऊपर मौत की जो आंकड़ा है कोरोना की वजह से, भारत सरकार ये कह रही है कि सब कुछ, तमाम जो जनता है उनसे कर रही है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि जिस हिसाब से भारत की पॉपुलेशन है उस हिसाब से आंकड़े बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़े हैं, और सरकार ने बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय लिया है लॉकडाउन करने का। अगर ये निर्णय 10 या 15 दिन बाद लिया जाता तो भारत की स्थिति कुछ और होती। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और हम अपने घर पर बैठ जाएं, अपना काम करने लगे। निश्चिंता वाली कोई स्थिति नहीं है, हमको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा, सारे नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि हमारे यहाँ कंट्रोल करने की कोई संभावना ही नहीं है। ना उतनी उचित मेडिकल सुविधाएं हैं, ना उतनी उचित व्यवस्थाएं हैं कि हम अपने 135 करोड़ लोगों की, देशवासियों की कोरोना सबसे जो प्रभावित होंगे उनको हम सही कर पाए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने इटली को देखा, अमेरिका को देखा, ब्राजील से जहां से जुड़े हैं वहां की स्थिति देखा, और भारत की स्थिति क्या है किसी दुनिया में छुपा नहीं है। हम कितने नंबर के पोजीशन पे आते हैं कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो कितने नंबर पे है। बहरहाल मेरा सवाल है, अब जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल है मैं वो करता हूं, और मैं स्टार्ट हिमांशु जी आपसे ही करता हूं, क्योंकि भारत में इस वक्त जो स्थितियां हैं आपसे भी छुपी हुई नहीं, दुनिया में क्या हो रही है वो भी छुपा हुआ नहीं है। क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा जो मंदी, जो आर्थिक मंदी की जो बात कर रही है, वो किन किन सेक्टरों पे आने वाला है? हिमांशु जी। जी देखिए, आर्थिक मंदी इस समय तो लगभग हर सेक्टर पे ही है, लेकिन आप देखेंगे एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है हमारा, जो मेन है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को 30% अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती देता है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है इस समय। जो भी लेबर क्लास के लोग हैं, स्किल्ड नॉन स्किल्ड जो लेबर है, जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो अपने घरों पर पहुंच रहे हैं, वो वापस किसी भी कंडीशन पे उद्योगों में जाना नहीं चाहते। सरकार लोगों को अब कुछ दिन से लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को चलाने की परमिशन देना शुरू कर रही है कि आप इंडस्ट्री को चलाएं, उस कामों को आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि अपने घर पे सुरक्षित पहुंच गए हैं और हमको यहाँ से निकलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सरकार को ये चाहिए है कि सरकार उन लोगों को समझाए कि जिस तरीके का माहौल है, ये माहौल कोई 2, 5, 10 दिन में ठीक होने वाला नहीं है। ये माहौल हमेशा महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने चलने वाला है, और हम सारी सावधानियों को बरतते हुए अगर अपने काम को नहीं करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है
कि हम 6 महीने 1 साल तक बैठ के सारे अपने देशवासियों को देशवासी सर्वाइव कर पाए या उनको हम खिला पिला पाए। तो इसके बाद आप तक टूरिज्म सेक्टर जो है, हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर जो है, होटल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बंद है और उसकी इस साल चालू होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी भारत का रहने वाला या विदेशों में रहने वाला भारत की टूरिस्ट प्लेसेस पर जाएगा घूमने के लिए या होटल इंडस्ट्री पे कुछ काम करने के लिए जाएगा। इसी के साथ रियल एस्टेट तो देखिए पहले ही काफी लेवल पे डाउनफॉल चल रहा था भारत में, नोटबंदी के बाद से ही रियल एस्टेट काफी डाउन था और अब चूंकि तो फिर भी आदमी हिमांशु जी मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। हमने ये भी देखा कि भारत सरकार कई राज्यों ने भारत सरकार को ये अनुरोध किया कि हमें जो शराब की दुकान है वो खोलने की परमिशन दी जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जितने भी राज्य सरकार ये जो कह रहे हैं कि जो हमारे राजस्व में कमी आ गई है, शराब से हमारे राजस्व में वृद्धि आएगी, आपको लगता है कि इस तरह से एक तरफ हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बेहतर होगा तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे, दूसरी तरफ आप शराब की दुकानें खुलवा देते हैं, क्या ये सही लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। शराब की दुकानें तो किसी कंडीशन पे नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन समस्या ये है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तो शराब की दुकानें खोलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, कामों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फैसिलिटीज था हिमांशु जी, आप ऑनलाइन की व्यवस्था कर देते। ठीक है, मैं आपको यज्ञदत्त शर्मा जी के पास लेकर चलता हूं। यज्ञदत्त शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे और इस वक्त आप भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं? हाँ रजनीश जी, तो अभी पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में लगातार अनिश्चितता का माहौल है। अभी सबसे ज्यादा इस पे डिपेंड करेगा कि ये कोरोना वायरस का कंट्रोल कितना समय लेता है। पहले कहा जा रहा था कि अगर जून तक सब कुछ ओपन मार्केट्स ओपन होना शुरू हो गए तो एटलीस्ट 0.5% जीडीपी पर इफेक्ट आएगा, और बट अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, जो कि लॉकडाउन जैसा चल रहा है अभी सारे कंट्रीज में, कि जून तक कभी कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि सारे बिजनेस पटरी पे वापस मैं थोड़ा सा यज्ञदत्त शर्मा जी रोक के मैं एक आंकड़े बता दूं। संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक खबर दी है जिसमें ये कहा है कि जो 15 सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है उसमें भारत भी शामिल है, उसकी स्थिति दयनीय होने वाली है, खराब होने वाली है, और वर्ल्ड बैंक के जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। कैसे देखते हैं इसको? हाँ, उसमें ये कह रहे हैं कि आई थिंक जो अर्थव्यवस्था का जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का वो 2.5 to 3.3% तक जा सकता है आने वाले साल में। और अभी ये जो अगर आप देखें कि ऐसा अर्थव्यवस्था में 1% से ज्यादा जीडीपी लॉस जो लास्ट हुआ था वो 2007-2008 की मंदी के दौरान हुआ था, और अब उसी तरह और इवन उससे ज्यादा इफेक्ट भी आने को दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं एक दूसरा पहलू भी नजर आ रहा है कि भारत एक बिकॉज वर्ल्ड में चाइना के प्रति रोष है, तो भारत एक वर्ल्ड के लिए नया विकल्प उभर के आ सकता है, नया विकल्प बन सकता है। आपको लगता है, मैं यही सवाल अमिताभ आपसे लूंगा, क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से यूरोपियन कंट्री खास करके चाइना से एक मोह भंग हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना पे ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ये चाइनीज वायरस है, कई ऐसे धीरे धीरे जो कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को मान रहे हैं कि ये इंपोज किया गया वायरस है। आपको लगता है कि क्या आने वाला दिनों में भारत एक अच्छा बड़ा अर्थव्यवस्था बन सकता है? क्या दुनिया इस वक्त भारत को एक खुला बाजार के रूप में देख रही है? बिल्कुल 100% आपकी बात बिल्कुल सही है। दुनिया आज बहुत बुरी तरह चाइना से परेशान है। चाइना ने कई मुकाम पे जो है सो अपनी नाकाबिलियत दिखा दी है, और अनफॉर्चुनेटली कोरोना उनमें से एक बड़ा मेजर इशू है। और अभी रिसेंटली कई इंडस्ट्री जो हैं बड़ी बड़ी, जैसे नाइक हो गए और कई ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कि चाइना से अपनी कंपनी जो है इंडिया को शिफ्ट कर रहे हैं, और इसका आगे भी फायदा होने वाला है जरूर। एक चीज जरूर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसा जो आपने पहले पूछा शराब के ऊपर, मैं शराब के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये मेरे हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं जेएनयू से हूँ, और जेएनयू में हम लोग एक बड़ा कॉमन चीज यूज करते थे। कॉमन हमारा फंडा होता था, डिबेट एंड डिस्कशन का कल्चर होता था हमारा, और हम लोग हमेशा एक चीज कहते थे, भाई जिसको कन्विंस नहीं कर सकते थे उसको कंफ्यूज कर दो।
तो ये शराब का जो इशू है, मेरे ख्याल में यही वाली बात है भाई कि लोग जब दारू पियेंगे, मस्त हो जाएंगे, सो जाएंगे, तो अपने अमिताभ इशू जी, से हट जाएंगे। ये मानते हैं, अमिताभ जी, मैं ये पर्सनल एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि सरकार आम जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है शराब की दुकान खुलवाकर? अनफॉर्चुनेटली, जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये कदम एकदम गलत है। आप लोगों को गलत तरीके से अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अगर राजस्व की जरूरत है तो आप किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। भाई बुरा मत माने मोदी जी, लेकिन उन्होंने खुद से ही कहा था कि इतने ब्लैक मनी जो है सो स्विस बैंक में पड़ा हुआ, उनको वापस लाया जाए, क्यों नहीं ला रहे? ठीक है ना। और कई तरीके हैं राजस्व विभाग में निकलवाने का, ये कोई तरीका नहीं। बैंक जो है सो हजारों करोड़ों जो है उनके घपले हो जाते हैं। जब ये करोड़ों का घपला कर सकते हैं तो ये फाइनेंस क्यों नहीं कर सकते? पता ठीक नहीं है ना? अमिताभ रंजन जी, आपने वो वीडियो फुटेज देखी कि नहीं देखी, जो यहाँ के शराब की दुकान में कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी? बिल्कुल। शायद आपने देखी होगी। तो बिल्कुल। बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है, और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया इस पे हंस रही है। सॉरी टू से एक तरफ मोदी जी तो पूरी दुनिया को जो सो क्लोरोकिन उन्होंने डोनेट किया, 52 कंट्रीज को डोनेट किया क्लोरोकिन। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, हम लोगों को बड़ा गर्व हुआ। ये इवन दीपक ने भी, हम लोगों ने सबने सोशल मीडिया पे बहुत बहुत शेयर किया, अप्रिशिएट किया इस चीज को कि उन्होंने पूरी दुनिया को 52 कंट्रीज को क्लोरोकिन डोनेट किया। जबकि मैं ये कहता हूँ भाई, अगर आप उसको डोनेट कर सकते हैं, डोनेट के बजाय कॉस्ट टू कॉस्ट आप उनको बेच क्यों नहीं सकते? सेल कर दीजिए। सेल के बाद उससे जो पैसा आता है उसको आप गरीबों की मदद के लिए लगाइए। भाई रस्सी हमेशा जो है ना कमजोर पॉइंट पे टूटती है, ठीक है ना। तो अगर जो है ये आज की डेट में जो अपने गरीब वर्ग, जो किसान वर्ग हैं, आज भी इंडिया का करीब करीब 60% जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आपका जो एग्रीकल्चर का बैकबोन टूट गया तो ये कल को 1.3 बिलियन लोगों को आप खाना कहां से खिलाएंगे? आज की डेट में जो इंडिया में जो लोग सपने देखते हैं, वे बेचारे बिहार से और यूपी से जो गरीब, जो डे टू डे मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि बाहर जाके कुछ सपने लेकर आए हैं, अपने दिमाग में कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, वो बेचारे आपने उनको जो है बिल्कुल सड़क पर लाकर छोड़ दिया। क्यों? उनकी क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। कोरोना चाहे जहां से भी आया, जैसे भी आया, क्योंकि अमिताभ रंजन जी, दीपक जी और यज्ञदत्त शर्मा जी, आप लोग देश के बिल्कुल क्रीम हैं, इसलिए आप विदेशों में हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे भारत सरकार को? क्या कहना चाहेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे ऊपर लाया जाए? दूसरी चीज, कई बार ऐसा देखा जाता है कि, चूंकि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि जब बाहर से फंड आते हैं तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय की भी दिक्कत देखी जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे आती है, टैक्स ऐसे वसूल करते हैं बाहर की कंपनियों जैसे वो टेररिस्ट हो। दूसरी चीज, कई ऐसे केस में उसको उलझा के रख देते हैं। तो क्या इन सब चीजों से कैसे पार पाया जाए? क्या भारत सरकार, राज्य सरकार एक साथ आकर, जो इस वक्त की स्थिति है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वैश्विक महामारी है, और वैश्विक महामारी में अगर हम इधर से इधर करेंगे, केंद्र कुछ और कहेगी, राज्य कुछ और कहेगी, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जहां पे हमारी कल्पना है, जहां पे हम सोचते हैं, जहां पे हम विश्व गुरु बनने की चेष्टा करते हैं, एक सोच रखते हैं, एक चाहत रखते हैं। यज्ञदत्त शर्मा जी। रजनीश जी, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इवन कोरोना महामारी शुरू होने से पहले ही भारत ने ये इस बारे में विचार करना शुरू कर दिया था कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। और आप अगर देखें कि कुछ ही महीने पहले मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 2 बड़े इवेंट किए थे। एक तो अमेरिका में ह्यूस्टन में, और उसके बाद जस्ट फरवरी 24 को जब ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, जो अहमदाबाद में हुआ था इवेंट, तो वो इसी तरफ एक था कि कैसे अमेरिका और भारत एक नया तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सके। वहां पे $3 बिलियन की रक्षा समझौता भी हुआ था, डिफेंस डील हुई थी। सो ऑलरेडी अमेरिका ने भारत को चीन का एक विकल्प देखना शुरू कर दिया था उसी टाइम। लेकिन कोरोना आने से अब विश्व में एक और नया शुरू हो गया है कि कोई एक कंट्री केवल चाइना का विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे मोनोपोली हो जाती है। और अभी सबके सामने आ रहा है कि सारी जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रखा है बिकॉज ऑफ चाइना। सो अब विश्व और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, दे आर लुकिंग कि हम विश्व में और
मल्टीपल क्योंकि कंट्रीज एक और चीज रंजीत जी, रंजीत जी, जो मैं रिसेंटली जो एक मामला आया योगदर्श शर्मा जी, आपने देखा होगा कि जो टेस्टिंग किट की बात की जा रही है जो चाइना ने कई कंट्री को सप्लाई किया वो बिल्कुल डुप्लीकेट थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी समझ में आया। तो वही, सो जितना मैन्युफैक्चरिंग है, सभी लोग चाइना पे इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि किसी ने ये दूसरी तरफ सोचा ही नहीं। तो अब अगर विश्व में देखा जाए तो नए कंट्रीज उभर के आ रहे हैं, वो है वियतनाम, कंबोडिया, एंड उसमें से सबसे बड़ा भारत। तो अगर दो मेजर जो सप्लाई चेन में जो कि चाइना के विकल्प बन के आ रहे हैं, वो है वियतनाम और भारत। सो नाउ अब ये देखना होगा कि कौन रंजीत जी, सबसे मैं एक ज्यादा क्वेश्चन चाइना पूछना चाहता हूँ एकता जी से, जी जी सवाल पूछना चाहता हूँ एकता जी। पूछिए, पूछिए। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी देश दूसरे देश में निवेश करेगा क्या? अमेरिका क्या भारत में निवेश करना चाहेगा? मुझे नहीं लगता है कि अब जो भी पुरानी डील हुई थी उसके उसके कई वो सारी डील आगे reasons बढ़ेंगी। हैं। हिमांशु जी, उसके कई रीजंस हैं। देश नहीं करना चाहेगा। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में केवल 35 करोड़ पॉपुलेशन है और इंडिया में 135 करोड़ पॉपुलेशन है। तो कुछ जो बिजनेसेस हैं जहां पे कि लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो जाहिर है कि ऐसे कंट्री जहां चाइना तरफ जाने का एक ही रीजन था कि वहां पे लेबर कॉस्ट कम थी, टैक्सेशन लॉज ऐसे थे जिससे कि दुनिया में और कहीं अगर यूएस खुद बनाना चाहता तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता, तो चाइना की तरफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जा रही थी। सो यूरोपियन कंट्रीज के पास कोई विकल्प अभी ऐसा है नहीं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पास ना जाएं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जैसे ही ये शुरू होगा, बट बस ये है कि नया, दे डोंट वांट टू गो कि एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास ही ये जाए कि चाइना से उठ के सारी इंडस्ट्री इंडिया चली जाए। नाउ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट कि जितने भी कंट्रीज हैं, ये सप्लाई चेन ऐसा बने कि वियतनाम, इंडिया और कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करें। अब ये देखना होगा कि कितना शेयर किस कंट्री के हिस्से में आता है, और वो डिपेंड करेगा हमारे लेबर लॉज और जो टैक्सेशन लॉज हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि भारत इसमें से कितना हिस्सा ले पाता है। लेकिन भारत को, मेरे हिसाब से इस समय भारत को अपनी ताकत बतानी पड़ेगी। भारत के अगर 100 करोड़, 125 करोड़ देशवासी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो सरकार को भी उन लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है, उनसे कैसे काम मेरा लेना है। इसीलिए एक सवाल है हिमांशु जी, आपसे भी सवाल है और अमिताभ रंजन जी और दीपक जी से मेरा सवाल है। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, आपने सबसे पहले कहा कि भारत में जो सबसे ज्यादा, मैंने पूछा कि किन किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानियां आने वाली, आपने एक टूरिज्म का जिक्र किया। इसके अलावा और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानी आने वाली है भारत में? देखिए, मेन सेगमेंट जो है वो एमएसएमई सेगमेंट ही है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट जो होता है वो भारत का 30% इकोनॉमी को बैलेंस करता है। अगर एमएसएमई सेगमेंट पर ध्यान दे सरकार, जहां पे भारत का मेन पावर गांव में है, तो गांव में ही काम दिया जाए। उससे गांव में रहते हुए काम कैसे लेना है, उसको वहां पे कच्चा माल कैसे प्रोवाइड कराना है, उससे बना हुआ माल कैसे उठाना है, जो भी भारत के सोर्सेस हैं, फैक्ट्रियों में माल का उत्पादन कैसे करना है। अगर फैक्ट्री में माल का उत्पादन करना है और उसको हम बेच नहीं पा रहे हैं, तो फैक्ट्री मालिकों को उतना रॉ मटेरियल के लिए आर्थिक मदद दी जाए जिससे वो अपना 6 महीने 1 साल तक उत्पादन अपना चालू रख सकें। जब लॉकडाउन का समय हटेगा, जब इस महामारी से लोग बैलेंस होंगे, तब वो अपना माल किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से अपने माल को सही जगह बेच पाए। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम काम नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध है जिस युद्ध में हमको काम भी करना है और अपने आप को बैलेंस भी रखना है। चूंकि हिमांशु हिमांशु जी, यज्ञ शर्मा जी ने एक बात कही कि चाइना के तरफ इसलिए लोग ज्यादा उनका झुकाव था क्योंकि वहां पे लेबर जो कॉस्ट था वो बिल्कुल कम था। क्या आपको लगता है कि अभी की जो हालात है भारत के अंदर, जहां पे जो प्रवासी मजदूर की जो आप देख रहे हैं स्थिति इस वक्त क्या है, और वर्ल्ड बैंक ने भी ये चिंता जाहिर की है कि आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन की जो पीरियड वो समाप्त होगी और थोड़ा कोरोना से राहत मिलेगा भारत में, वहां पे सबसे ज्यादा जो समस्या आने वाली है वो मजदूरों की। बिल्कुल सही है, एकदम जी से भी सहमत हूँ कि चाइना जो है मेन पावर से बिल्कुल सक्षम है। चाइना मेन पावर सक्षम इसलिए ही है, हमें उनके कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके हिसाब से काम करने पड़ेंगे। चाइना ने अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को यूटिलाइजेशन किया है। अगर वो स्किल्ड लेबर है तो उनको स्किल्ड वाला काम दिया है, नॉन स्किल्ड वाले नॉन स्किल्ड वाला काम दिया है, स्किल डेवलपमेंट का काम किया है।
आज वो समय है जिस समय हमको बैठना नहीं चाहिए घर पे, हमको काम करना चाहिए। अपने लोगों से, हमारे जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनको घर में बैठा के निष्क्रिय नहीं करना चाहिए। उनको हम सावधानी पूर्वक क्या काम उनसे ले सकते हैं, अगर अपने घर में काम करना चाहते हैं तो घर में काम करें। वही मैंने आपको बोला कि एक समय युद्ध चल रहा है, आप इसको विकास का युद्ध समझ लें, आप किसी चीज का युद्ध समझ लें। अगर इस चीज में हम बैठ गए घर पे तो अभी हमारी पराजय निश्चित है, और हमने सावधानी बरत के काम नहीं किया तो अभी पराजय निश्चित है। इसलिए इस युद्ध में हमको सावधानी बरतते हुए हमको आगे बढ़ना है। सहमत हूँ। और दूसरा, भारत की जो गवर्नमेंट है उसको ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे बहुत दिनों से रिफॉर्म रुके हुए थे, लेबर लॉज के और टैक्सेशन लॉज के, जो कि बाहर की कंपनियों को आने से रोकते थे, आई थिंक वो रिफॉर्म करने का बहुत सही वक्त आ गया है और इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या कहना गवर्नमेंट चाहेंगे? ने भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोग? मैं तो यही कहूंगा कि अगर भारत सरकार का अभी यही टाइम है कि अपने आप को इम्प्रूव करने का, कि सबके सामने, जैसे कि सब जितने भी देश हैं ये सभी लोग चाइना की मतलब चाइना से बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि रुष्ट है इस कोरोना वायरस की वजह से। तो बहुत सारी कंट्रीज ने, जैसे जापान वगैरह ने और अमेरिका ने, कि वहां से अपनी कंपनीज को निकाल कर इंडिया में शिफ्ट करने का जो मतलब कि फैसला जो लिया है। तो मैं तो कहता हूं कि यही एक मौका है कि जापान ने तो तकरीबन, दीपक जी, जापान ने करने का। तकरीबन 1 महीना पहले ही ये आर्थिक पैकेज का भी ऐलान कर दिया था और ये घोषणा भी कर दिया था कि जो वहां की कंपनी है वो शिफ्ट करें, उनको इतना हम फंड मुहैया करेंगे। अमिताभ रंजन जी, चूंकि इंडिया का दुनिया में क्या अर्थव्यवस्था में स्थिति है, भारत का किसी से छुपा हुआ नहीं है, इस लिहाजे से आप क्या भारत सरकार से कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से आप अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, पटरी पे ला सकते हैं इसके बाद, और क्या? देखिए जी 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 हाँ, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिमांशु जी से डिसएग्री करूंगा। हिमांशु जी ने बोला अभी 3 महीना जो घर बैठने की सिचुएशन नहीं है। सॉरी टू से, मजबूरी है हमारी, घर बैठना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। भाई कुछ टाइम पहले की बात है, आपने देखा होगा इटली प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने बनाया एक वीडियो, इटली कैनॉट स्टॉप, उसका रिजल्ट क्या आज की डेट में देख रहे हैं। ट्रम्प ने कुछ टाइम पहले भी दिखा दिया, भाई वी आर अमेरिकन, वी कैनॉट स्टॉप। तो ये देखिए अभी आज की डेट में यूएस की क्या हालत है। तो सॉरी टू डिसएग्री हिमांशु जी, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश की स्थिति अमेरिका जैसी नहीं है, और अभी भी फिलहाल जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेगमेंट चल रहे हैं, या जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है या कोई भी सेक्टर है, उसमें उनके एम्प्लॉइयों को पैसा कहाँ से मिलेगा? कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी डीलर सेगमेंट, कोई भी इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉइयों को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तो आपको सैलरी पे कर सकती है, और गवर्नमेंट भी कहाँ तक सपोर्ट करेगी? तो ये भी एक बहुत ज्यादा सोचने वाला बात है। तो हमको, हमारे लिए ये है कि हम ये काम ये कर सकते हैं, अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप शिफ्टों में डिवाइड करें, आप कम से कम काम लें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी चीज को 100% जगह बिल्कुल 0% कर दें, 20%, 25%, जो भी काम हो सकता है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पर ऐसी स्थितियां हैं। क्योंकि अमिताभ रंजन जी, हिमांशु जी का भी कहना भी सही है, और मुझे लगता है कि आप भी जो कह रहे हैं उस सिचुएशन को हम मार रहे हैं। दूसरा कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मात्र एक ही उपाय है कि आप अपने आप को जितना लॉक रखते हैं, जितना घर में रहते हैं, बेहतर आपके लिए। दूसरी चीज, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं सर, उसके लिए क्या? वो तो वैसे ही मतलब उसको लग जाना है। हमारे रजनीश जी, हमारे कुछ जो नए नॉर्मल जो रहने के तौर तरीके हैं, उनमें बदलाव करना होगा। और आई थिंक कंपनीज वो कर रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज दे रही हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज को। उनका काम बहुत सारी कंपनीज का ऑलरेडी चल रहा है, जिनका ये सारा सिस्टम बना हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम, देयर इज अ कंप्लीट सेटअप ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, सो दे आर एबल टू डू देयर वर्क कंटिन्यूअसली, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां हैं या सपोर्ट कंपनियां हैं। सो आई थिंक उनको ये आगे जरूर देखना होगा कि हम इस टाइप के, हमारी गवर्नमेंट को देखना होगा कि आगे हम अपने बिजनेसेस को ओपन भी करें। यज्ञ शर्मा जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि
देखिए, हम सभी जानते हैं, जैसा कि हिमांशु जी ने भी कहा और आप सभी जानते हैं कि इटली, अमेरिका, फ्रांस और भारत की जो स्थितियां हैं बिल्कुल अलग अलग है। जहां पे अमेरिका की बात करें वो एक विकसित कंट्री है, भारत की बात करें तो हम धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को उस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठा है कि चलो ठीक है, आईटी सेक्टर में तो आपने दे दिया वर्क फ्रॉम होम, लेकिन जो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पे आपको फिजिकल आपको मजदूर चाहिए ही चाहिए, वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे आप अपने आप को वहां पे बिल्कुल वहां पे नए मेजर्स अपनाने की जरूरत है। रेगुलर टेम्परेचर चेक्स, पूरे कोई भी जो भी एम्प्लॉय आ रहा है, मजदूर आ रहा है या वर्कर्स, उनको सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, उनको मास्क दिए जाएं और ये मेंटेन किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। ना कि अगर उनका अभी स्टार्टिंग में उनको नॉट 100% स्ट्रेंथ के साथ काम करना चाहिए, मे बी 25%, 50% स्ट्रेंथ के साथ, सो दैट कि वो सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन रहे। और धीरे धीरे जब सारे मेजर्स वहां पे स्थापित हो जाएं, चेक करने के, रेगुलर टेस्टिंग करने के, तब उसके बाद धीरे धीरे ओपन, आई थिंक फुल स्ट्रेंथ में ओपन करना चाहिए। जी हिमांशु एकता जी हम ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैंने किसी उसमें सर्वे देखा था, उसमें ये एग्जाम्पल लगाया गया था, अगर इंडिया अगर इस तरह लॉकडाउन चलता रहा तो इंडिया आने वाले 3 महीने में 35 लाख करोड़ इकोनॉमी का लॉस करेगा। ये बहुत बड़ा, ये बिल्कुल सही है। मैंने भी ये पॉइंट बोला था कि ये बोला गया था कि 1% जीडीपी कम हो सकता है अगर जून में सब कुछ शुरू होने लगा तब तक, और अभी के हालात देख के वो भी नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब हम एक काम इसमें ये कर सकते हैं, जैसा भी आपने सुझाव दिया जी, हम लोग भारत में ऐसा कर सकते हैं कि इंडस्ट्री सेगमेंट में प्रॉपर प्रिकॉशन लेके सैनिटाइज करके फैक्ट्रियों को जितने ज्यादा से ज्यादा अपन सैनिटाइज कर सकते हैं। हिमांशु जी, मैं आपके पास आता हूँ। अमिताभ रंजन जी, क्या आपको लगता है कि 135 करोड़ वाली आबादी में जो यज्ञदत्त शर्मा जी कह रहे हैं, जो हिमांशु जी कह रहे हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी है, संभव है? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी टू डिसएग्री विद यू ऑल। मैं एकदम इसके 100% अगेंस्ट हूँ। कंट्री का इकोनॉमी अपने आप को बढ़ाने के लिए आपको ये अपने देश के लोगों को आग में झोंकने की कहाँ तक समझदारी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? देखिए, कोरोना वायरस एक पहला वायरस नहीं है। ठीक है, एक एक करके सुन ले यज्ञदत्त शर्मा जी, हम रंजन जी से सुन लेते हैं। एक सेकंड में वहीं पहुंचने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने 2 वर्ल्ड वार झेल लिए, ठीक है ना? ये कोरोना वायरस कुछ नया नहीं है। इससे पहले स्पेनिश फ्लू आ चुका है, इससे पहले और इसके आगे भी कई और वायरस आए, ठीक है ना? सब झेल लिया लोगों ने। लोग मर जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, ठीक है ना? तो अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, कहते हैं ठीक है, अगर 10-50 लोग, 1000 लोग मर भी गए, 10 लाख लोग मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन उस इंसान की कीमत देखिए ना, उस इंसान की कीमत देखिए। यहाँ पर हम मरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हर आदमी की कीमत को समझ रहे हैं। हम केवल इस चीज की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर प्रिकॉशन है, जिसको हम चला सकते हैं, जो अपने चल सकते हैं, उनको चलाया जाए। कैसे कह सकते हैं? आज भी तो प्रिकॉशन ले रहे हैं। हमने खाना बंद नहीं किया है। हम अभी भी मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो हमने भी प्रिकॉशन लेके हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहा कि हम बिल्कुल घर से नहीं निकलेंगे। वही काम कंपनीज को भी धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन हमें इसके लिए यज्ञदत्त शर्मा जी, इसके लिए यज्ञदत्त आदतन अपने आप को एक हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जरा सा हमें, मतलब मैं आपको समय के लिए 2-4 मिनट के लिए अगर अभी छूट मिलता है तो इंडिया की स्थिति ऐसी है, जिस हिसाब से यहाँ के पॉपुलेशन है, ऐसे भीड़ इकट्ठे होते हैं कि जैसे लगता है कोई मेला सा लग गया होगा। तो क्या लगता है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें जैसा आप कह रहे हैं, जागरूक होना पड़ेगा सभी लोगों को, और ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। हमें अपने तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा कि, और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। नहीं, हम ये कर सकते हैं कोरोना के साथ कई साल तक भारतवासियों को जीना पड़ेगा, ना कि भारतवासियों को, पूरे विश्व को। मुझे ऐसा लग रहा है। अमिताभ रंजन जी और दीपक जी, हमें कोरोना वायरस के साथ अभी जीने की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि और भी वायरस आए थे, जैसे मलेरिया हो गया, सार्स हो गया, मार्स हो गया। तो वो वायरस आज भी एग्जिस्ट करते हैं अपने देश, अपने इसमें वर्ल्ड में। लेकिन अभी हमें क्या है ना कि कोरोना वायरस के साथ जो है जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आगे और भी वायरस आएंगे, तो कोरोना वायरस के बाद कुछ और भी वायरस आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर बैठ सके। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमी को जो थोड़ा सा लेवल पर रखना है, उसको अभी कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे थोड़ा सा ध्यान हटाना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो 2% है। जो 98% जो सेक्टर है वो नॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट को जो है काफी ध्यान देना चाहिए, जैसे फार्मिंग है, ग्रोसरी है, ये है। तो वहां पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा, अभी मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ी फंडिंग करनी चाहिए, ताकि
अगर ये वाला 98% सेक्टर अगर गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान देगी और उसको थोड़ा सा चलायमान रखेगी तो इकोनॉमी क्या है कि वो थोड़ा सा रुकेगी नहीं, वो स्टैंड स्टिल नहीं होगी, चलती रहेगी। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फार्मिंग है, ग्रोसरी है, ये जो छोटी छोटी अपनी जो कंजप्शन है डेली यूज की, वहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां से जो है इकोनॉमी जो है वो चलती रहेगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद जब पूरी स्थिति जीरो हो जाएगी, कोरोना वायरस जीरो हो जाएगा, तो वो अभी स्थिति नहीं आने वाली है, 2-3 महीने और इस हो सकता साल भी लग हिमांशु जाए। जी। तो अभी क्या है कि हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन और काम अभी को तक- अपने आप अभी तक बिल्कुल विश्व बंद ने- करके नहीं रखना चाहिए। दीपक केवल दीपक दो दीपक वायरस हिमांशु जी, जो हिमांशु जी, पुराने हैं, मेरा हमारे एक जी, दो सीरियस सवाल बीमारियों, आपसे है, महामारियों उसके बाद यज्ञदत्त शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है जी, जी। हिमांशु जी, क्या लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, खास करके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें भारत सरकार को कुछ तब्दीलियां लानी चाहिए? और अभी देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात तो करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो सकती है? अभी समय जो है वो ये है कि भारत को अपने अंदर की व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। और अमिताभ जी से पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर अमिताभ जी को ऐसा लग रहा है कि मेरा कहने का मकसद ये था कि हम अपने यहाँ की लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, मेरा बिल्कुल मकसद ऐसा नहीं है। मेरा केवल इतना सुझाव था कि हम अपने सिस्टम को इस तरीके से बैलेंस करें कि सारे सारे काम व्यवस्थित तरीके से चलें, चाहे वो औद्योगिक इकाइयां हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर का काम हो। सारे अगर लेबर काम करने के तरीके सब चीजें व्यवस्थित हो जाएं, जो फैक्ट्रियां, जो इंडस्ट्री सारे नियमों का पालन कर रही है, सरकार को चलाने की परमिशन दे, बाकी लोगों को चलाने की परमिशन बिल्कुल ना दे। जो भी सारे सरकार के नियमों का सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं वो इकाइयां काम करें, बाकी कोई काम ना करे। और रही बात इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, तो अभी हमें ये काम करना चाहिए, हमको अपने यहाँ के बिजनेसमैनों के साथ बैठकर अपने यहाँ की रणनीति बनानी चाहिए कि हम अपने लोगों से कैसे काम करा सकते हैं। अपने बिजनेस पॉलिसी को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि बाहर के लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें। चाइना के पास लोग इन्वेस्टमेंट करने क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए लोग हैं, मेन पावर है, स्किल्ड मेन पावर है। हमारे पास अभी उतने स्किल्ड मेन पावर नहीं है। उन सबको प्लानिंग करके उन लोगों से काम लेने की रणनीति बना के हमें मार्केट में पहुंचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जहां से आता है, इन्वेस्टमेंट बनाना को हमको भी बताना चाहिए कि हमारे पास ये रिसोर्सेस हैं जिनसे हम आपके साथ आपके काम को हम कर पाएंगे। तो बिना मजबूती के से हम इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए आगे बढ़ें तो अभी फिलहाल वो उचित नहीं होगा। और फिलहाल मेरे ख्याल से तो कोई भी देश किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने की कंडीशन में नहीं है। सबको अपने अपने फंड की रिक्वायरमेंट है और सब अपने अपने लेवल पे काम अपने देश को मजबूत करना चाह रहे हैं। जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद हम अमिताभ रंजन जी के पास हम जाएंगे। ये कह रहे थे कि जो अभी तक विश्व ने जो कई महामारियों और बीमारियों से जूझा है, उनमें से केवल 2 पे अभी कंप्लीटली सॉल्यूशन पाया है, जो कि एक है हमारा पोलियो और दूसरा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। और आपने और देखा होगा otherwise और ये सारी दत्त शर्मा जी, बीमारियां- कितने सालों बाद हमने उस पे फतह, उस पे हमने विजय हासिल किया। तो आपको लगता है कि कोरोना भी है, उसके लिए हमें कई सालों तक उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल ये वो हमारे लिए एक लर्निंग, तो आई थिंक वो लर्निंग को यूज करके गवर्नमेंट को ये करना होगा कि कोरोना को भी उसी से और विद स्तर पर इससे डील किया जाए और अच्छे तरीके से, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम इस पर विजय पा सकें। बट साथ में इसके साथ रहने, बिकॉज हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसमें ये नहीं कह सकते कि ये लॉकडाउन के बाद या ये 1 महीने 2 महीने में बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो उसके लिए कंपनीज को भी सपोर्ट करना चाहिए और मेजर्स चेक्स लाने चाहिए। हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में, रेल नेटवर्क में भी, हमारे जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर चेक, सैनिटाइजेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें लाके देव धंधे धीरे धीरे शुरू करने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल। अमिताभ रंजन जी, चूंकि आखिरी कमेंट, आखिरी सजेस्ट क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को अर्थव्यवस्था को लेकर कि कैसे आप दुरुस्त करें और कैसे जो तमाम जो जनता है, तमाम जो भारतीय और खास करके जो लेबर क्लास है, उनको किस तरह से ट्रीट करे सरकार? मैं सॉरी, आप दोनों से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, रियली सॉरी अगेन। ठीक है, मेरे हिसाब से भाई कोरोना जो है 2019 में आया था, दिसंबर 2019 में आया था। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी मई में चल रहे हैं। ऑलरेडी देखिए, अगर आप चाइना को देखें, चाइना ने 3 महीना लॉकडाउन किया और एकदम जीरो, ऑलमोस्ट जीरो
पर पहुंच गए। अगर हम लोगों ने ठीक उसी समय लॉकडाउन कर दिया होता तो आज ये अपन डिस्कस कर ही नहीं रहे होते, आज अपने ऑलरेडी सक्सेसफुल लेकिन हो अमिताभ चुके रंजन होते जी, शायद। सवाल ये है ना कि जब तक WHO ने हमें बताया कि चलो कोरोना जो है एक महामारी फैल गया है, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट से होता है, तब तक काफी देर हो गया था और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने समय रहते डिसीजन लिया। लेकिन चाइना लेकिन अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात ये है, चाइना लिया था, लेकिन सितंबर में ये चीज पता चल गई थी और पूरा विश्व इससे अवगत नहीं था कि कोरोना कैसा है। वहाँ के चाइनीज कई डॉक्टर्स ने भी अलार्म कर दिया था और पता नहीं ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आती हैं कि जिस डॉक्टर ने इसके बारे में अलार्म किया था उसको भी चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ परेशान किया या जो भी है। सो चाइना का कंप्लीट और हम सभी जानते हैं यज्ञ शर्मा जी और अमिताभ रंजन जी की वहां की जो मीडिया है वो कौन सी खबरें ब्रॉडकास्ट करती है। जब तक सरकारी मोहर न लग जाए तब तक मीडिया कोई भी खबरें चलाती नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जितनी जल्दी लॉकडाउन कर दें उतना ही अच्छा होगा और मेरे हिसाब से इसका एक ही सोल्यूशन है, इसका दूसरा और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम कब तक लॉकडाउन में रहेंगे? बिल्कुल, हाँ, बात आपकी सवाल बिल्कुल ये सही ना है, कि अगर लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो फिर कैसे आगे चलेगा? अगर हम सभी जानते हैं अभी पिछले भारत की बात कर ले तो भारत 1.5 महीना से ज्यादा का समय हो गया जब से हम लॉक हैं। हर एक सेक्टर लॉक है, चाहे आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, एयरवेज की बात कर लें, फैक्ट्रियां की बात कर लें, सब कुछ लॉक है। और करना ही पड़ेगा, यही एक और बड़ा फैक्टर है, टेस्टिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आई थिंक टेस्टिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ उतनी तेजी से नहीं हो रही है। टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई किए जाएं और उनको क्वारंटीन किया जाए और उनका इलाज किया जाए जिससे कि स्प्रेड को रोका जा सके। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या है, जहाँ तक मैं आपसे एग्री करता हूँ, ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज याद रहे कि वायरस इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाता है। अगर शाम में आप अपने घर जाते हुए इन्फेक्टेड हुए, नेक्स्ट डे आप घर अपने ऑफिस पहुंचे, आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड होंगे और आपके पास कोई तरीका नहीं होगा उसको आइडेंटिफाई करने का। टेस्टिंग भी जो है बड़ी बात है अमिताभ रंजन जी, अब जितने भी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनके पास कोई लक्षण नहीं फिर भी वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनका क्या? एग्जैक्टली वही तो एग्जैक्टली टेस्टिंग की ऐसी कई तकनीक आई हैं, कई तरीके की तकनीक है यहाँ पे भी कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों को जिनके पास कोई भी लक्षण नहीं है उनको भी पता, टेस्टिंग टेक्निक से पता चल जाता है कि उनमें कोरोना का वायरस है, बट वो फिर भी हेल्दी महसूस कर रहे हैं। सो टेस्टिंग बहुत जरूरी है सो दैट कि उनको क्वारंटीन किया जा सके। लेकिन सवाल ये है ना यज्ञ शर्मा जी की इंडिया में कैसे, भारत में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, आपको तो लग रहा है बिल्कुल हम सही हैं, लेकिन आप में पॉजिटिव है, आप कई लोगों के संपर्क में आते हैं। देखिए, मेरा सुझाव है भारत सरकार को जो है कुछ फ्री में टेस्टिंग का जो है एक मतलब कि वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जैसे ब्राजील में होता है। यहाँ पे हर हफ्ते जो है गवर्नमेंट की तरफ से शुगर का, ब्लड, HIV का, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि वो फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पे कैंप लगा के। तो इंडिया में भी मैं यही कहता हूँ, सजेशन देता हूँ सरकार को कि वो भी ऐसे फ्री कैंपिंग करे और उसमें जो है जो टेस्ट होते हैं वो सब फ्री करने चाहिए। तो ये मैं सजेशन देना चाहूंगा। बिल्कुल। और एक और शहरों में मैंने देखा है, शहरों में एक चीज और ला सकते हैं, यहाँ पे मैंने अमेरिका में देखा है कि ड्राइव थ्रू टेस्टिंग फैसिलिटीज है, जहाँ पे कि आप अपनी गाड़ी में ही जाएंगे ड्राइव करते हुए और आपने अपना सैंपल कार में बैठे बैठे ही देंगे और आप सीधे निकल जाएंगे, ना तो आप किसी को इन्फेक्ट करेंगे और ये बहुत सहूलियत भी होती है किसी को टेस्टिंग फैसिलिटी में जाने के लिए। सो इस मेट्रो एरिया और दीपक कुमार जी की हमारी जो जनसंख्या है वो सबसे जो बड़ी वजह है, क्योंकि आप अमेरिका की जनसंख्या, ब्राजील की जनसंख्या और हिंदुस्तान की जनसंख्या को देख ले, क्या उसमें ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है? खैर, आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि एक एक आखिरी कमेंट आप लोग सब जरूर करें। अमिताभ रंजन जी, मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली ऑप्शन। टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, जो चाहे आप कर लीजिए, जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर जो फैलना है वो फैलेगा ही, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली ऑप्शन, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। 2-3 महीने लॉकडाउन करना पड़े, यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज लोग मरेंगे और मरते ही रहेंगे और एक न एक दिन करना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। जी दीपक जी।
हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है अमिताभ से बिल्कुल मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि इंडिया में जो है कि कुछ वर्ग तो हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमने कुछ वीडियोस यहाँ पे देखे थे कि जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं कि उनको भी मतलब कि वो कहते हैं, उन्होंने एक नाम भी दे दिया कि इसको कुरान वायरस। तो वो लोग जो हैं उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इंडिया में अगर ये जमाती क्लास जो है अगर वो नहीं मतलब कि अगर इसको क्वारंटाइन को रिस्पेक्ट करता तो अभी तक तो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी को जो है ये मतलब क्वारंटाइन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो उन्होंने जो एक इसको कोरोना देखिए, वायरस को आप जो बिल्कुल ये जो बात आप कह रहे हैं एक ये बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं दीपक जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक मरकज से जमात के बारे में नहीं पता चला था तब तक जो हमारे आंकड़े थे बिल्कुल ना के बराबर थे, और जैसे ही आज जमात के बारे में पता चला हमारे पता जो चलने के आंकड़े हैं बाद भी लगातार बढ़ते गए, हर राज्य के आंकड़े आए। जी हिमांशु जी। बिल्कुल पता चलने के बाद भी वो लोग जो हैं इसको हाँ। इन्होंने जो गवर्नमेंट का डिसीजन था क्वारंटाइन का उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है। अभी भी हमने कितने वीडियोस यहाँ पे फेसबुक में देखे हैं कि वो मस्जिद वगैरह जो भी सब भरे हुए हैं, वहां पे लोग जो अपने सभी गैदरिंग कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं इनको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, अपने अपने इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं उनके, लेकिन जब ये ऐसी कोई सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में सबको एक साथ खड़े रह के उसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल फेस आपकी करना बात से हम चाहिए। एग्री करते हैं। कब सबको सम्मान करना चाहिए, लॉकडाउन की गंभीरता उसकी मर्यादा को सबको समझना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। किसी भी धर्म विशेष से हो, क्योंकि कोरोना ना तो जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना मजहब देखता है, ना गरीबी ना अमीरी। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए, और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरियां की जो बात की जा रही है उसकी गंभीरता को समझना भी बेहद जरूरी है। हिमांशु जी आखिरी कमेंट। ये मैं बिल्कुल अमिताभ जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का। मेरा केवल सुझाव इतना है कि मैं ये इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना हो या हम प्रिकॉशन लेके ना चलें। मेरा कहना केवल इतना ही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी व्यवसाय प्रतिष्ठान अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर प्रिकॉशन लेके काम कर सकते हैं तो उनको काम करने दिया जाए, और जो इन सब प्रिकॉशन के साथ काम नहीं कर सकते हैं उनको बिल्कुल काम करने नहीं दिया जाए। और उनको परमिशन दी जा रही है काम करने की तो तुरंत उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन जो लोग सब चीजों को सावधानी पूर्वक काम कर सकते हैं, जिन संसाधनों को चलाया जा सकता है उनको चलाने की कोशिश की जाए, जिससे कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को सहायता मिले। बिल्कुल, यज्ञ शर्मा जी आखिरी कमेंट। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये विश्व भर में, भारत में ही नहीं विश्व भर में मेडिकल इमरजेंसी है, ह्यूमन लाइफ इमरजेंसी है एंड इकोनॉमिक इमरजेंसी है। सो भारत को और विश्व को, सभी को ये तीनों क्षेत्रों में मेडिकल, ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमी को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। और दूसरा एक पॉजिटिव फैक्टर भी है कि इससे हम बहुत हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो रहा है और पॉल्यूशन काफी कम हो गया है वर्ल्ड वाइड। तो एक पॉजिटिविटी निकल के आ रही है। प्लस आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है जो कि कहा जाता है। तो हमारे साथ और सारी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वर्ल्ड वाइड। हमने बहुत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यज्ञ शर्मा जी, आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि पॉल्यूशन की बात कर लें, क्योंकि हम सभी जानते हैं, और खास करके यज्ञ शर्मा जी आपने देखा होगा भारत में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मौतें होती थी। यहाँ पे और भी कोरोना, चलो कोरोना तो आज आया, कोरोना की वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2100 समथिंग मौतें हुई हैं, लेकिन और भी हैं ट्यूबरकुलोसिस जिससे लाखों लोग साल में मरते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीजें। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं बाइंड अप करूंगा। हाँ, मैं बस थोड़ा सा ये कहना चाहता भाई, आपने जो बताया वो WHO का बात बिल्कुल एकदम सही है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। नवंबर में यहाँ पे मोदी जी आए थे अपने मीटिंग्स के लिए, यहाँ पे जो अपने 3-5 जो कंट्रीज हैं उसमें अपनी इंडिया भी मेंबर है, और ब्राजील में यहाँ पे ये आए थे मोदी जी। इन्होंने बोल्सोनारो जो प्रेसिडेंट है उनके साथ मीटिंग की थी, और उसके बाद 26 जनवरी को बोल्सोनारो इंडिया के चीफ गेस्ट थे, ब्राजील के प्रेसिडेंट जो थे, ठीक है, उनके साथ भी था इनफैक्ट। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। उस समय अगर मुझे पता होता कि ऑलरेडी ये कोरोना इतना सीरियस है तो मैं शायद गया भी नहीं होता और बाकी आने के बाद मैं बाकी चिंतित हो गया था, क्योंकि उसके बाद वहां पे तुरंत मैंने देखा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली बोल्सोनारो वहां US गए थे, और US से जब वापस आए तो उनकी जो फ्लाइट थी उसी फ्लाइट में 23 लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे। थैंक गॉड, मतलब कुछ इतना सीरियस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद हम लोग
अभी भी यहाँ पे कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। हमारी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे अभी तक 100% सेफ है, एकदम जीरो फैटेलिटी है, किसी को कभी कोई कुछ नहीं हुआ है। हम लोग हर संडे को यहाँ पे मीटिंग करते हैं जूम में और सबसे सब बातें करते हैं और सारे अभी तक क्लीन है। तो यही मेरे हिसाब से अभी मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा भाई, हमारे यहाँ दो ग्रुप है, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। बुद्धिजीवी हमारे जो हम लोग हो गए सो कॉल्ड विथआउट ड्यू रिगार्ड, और श्रमजीवी हैं जो बेचारे जो मजदूर क्लास हो गए। श्रमजीवी बेचारे इतना दिमाग नहीं लगा सकते, इनको जरूरत है हम लोग जैसे लोगों को इनको ओरिएंट करने की। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इवन हमारे बॉलीवुड के स्टार्स से भी, जो जिनका बहुत से बॉलीवुड ही नहीं, इवन जो तमिल फिल्म्स और तेलुगु फिल्म के जो भी स्टार्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो भी हो सके, उनका भी मीडिया में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो भी हो सके तो आगे आगे आए, मीडिया में आए, लोगों को सजेस्ट करें कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज कब कौन इन्फेक्टेड हो जाए, कहाँ किसको कौन इन्फेक्शन कर देगा, कुछ नहीं कर सकते। लोग तो जब जैसे चलते ही रहेंगे, जिंदगी चलती मैं सवाल रहेगी। लेता हूं अमिताभ जी और दीपक जी और यज्ञदत्त शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे कंट्री, खास करके अमेरिका, ट्रम्प जी का मैंने स्टेटमेंट सुना था, क्या कुछ बता पाएंगे? जी यज्ञदत्त शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अभी आप फिर से क्वेश्चन करिए। जी आप मुझे सुन पा रहे होंगे, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ट्रम्प जी का एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ लगभग जो वैक्सीन है कोरोना का वो तैयार है, रेडी पोजीशन पे है। क्या बताना कुछ चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल, यहाँ पे कई क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे, जिसमें से पहले रेट के ऊपर, फिर उसके बाद मंकीज के ऊपर टेस्ट हुए और अब ह्यूमन पे भी टेस्ट हो रहे हैं। सो अभी कंप्लीट रेडी और FDA द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, बट उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है और आई थिंक क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनियां दावा कर रही है, इजराइल की भी कंपनियां ने दावा की है कि हमने भी तकरीबन वो टेस्टिंग चल रही है, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो एक ये अच्छा मतलब हमारे लिए संदेश आ रहा है। और जो दवाइयां भी, ड्रग्स भी है, जो भी वैक्सीन बनने के बाद भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, तो हमको उसके ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं रहना है, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है, और मुझे लगता है कि अगर बन भी जाए तो अगर डेली बेसिस पे भी उसको अगर वैक्सीनेट किया जाए तो पॉसिबल नहीं है, कई साल लग जाएंगे हर एक को वैक्सीन करने में, टीका लगाने में। हम लोगों ने पोलियो का वैक्सीन ढूंढा था, कितने समय बाद हम पोलियो से फ्री हो पाए हैं, ये तो सब जानते हैं। और लगभग मेरे ख्याल से 25-30 साल लग गए जब हम जाके पोलियो से किस तरीके से लड़ते इस लेवल पर आए हैं कि हमारे यहाँ पर पोलियो नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोरोना की वैक्सीन बनेगी तो भी उसका कोई नहीं है कि 1-2 साल में इस लेवल प्रोडक्शन हो जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में सब लोग उस वैक्सीन का फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी, यज्ञदत्त शर्मा जी। दोनों वैक्सीन और ड्रग दोनों पे काम चल रहा है कि जिससे कि दवाइयां भी जो कि इसको ट्रीट कर पाए, अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो उनको जल्दी से जल्दी उससे निजात मिले। तो आई थिंक दोनों पे काम चल रहा है। जी यज्ञदत्त शर्मा जी, अमिताभ रंजन जी, दीपक कुमार जी और मध्य प्रदेश से हमारे हिमांशु श्रीवास्तव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक लाइव को टाइम देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जैसा कि देखा, हमारे जो मेहमान जुड़े हुए थे ब्राजील और अमेरिका से, उन्होंने भी कहा कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से ले जाया जाए, भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए, और खास करके जो इस वक्त हम कोरोना काल में जो जी रहे हैं उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी तक इसका जरूर पालन करें, इसकी जो मर्यादा है उसको भी समझे। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।